गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग हैं? तो आज आप लोगों को हम बताने के लिए जा रहे हैं कि तो आज आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि हम लोग C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें एक सिंपल प्रोग्राम को हम लोग का कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। और जिसमें आप कोडिंग कर रहे हैं उसमें आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में जैक खास करके जैक जो एग्ज़ाम लेती है उसमें ऑलवेज इससे एक दो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग कि प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान रहता है। इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि प्रोग्राम को लिखने का क्या क्या स्टेप्स होता है, वो स्टेप्स का कौन कौन सा हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, तब जा कर के हम लोग एक अच्छा प्रोग्रामर का डिज़ाइन कर पाते हैं। और वो प्रोग्राम लिखने के बाद आपका जो C++ का जो कंपाइलर है वो कभी भी एरर आपको नहीं शो करेगा, नहीं मारेगा, अगर आप सही से लिखते हैं तो, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम लोग टर्बो C++ जब ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो सबसे फर्स्ट जो लाइन हम लोग को लिखना पड़ता है, वो फर्स्ट जो पार्ट होता है लिखने का ना, उसको कहते हैं हेडर फाइल, ठीक है। ये इसको पूरा जो नाम है वो लाइब्रेरी हेडर फाइल है, याद रखेंगे आप लोग, है ना। जो कि सबसे जो पहला जो फाइल हम लोग लिखते हैं ना, है ना, वो लिखते हैं iostream.h। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट में कोनियो को भी लिख सकते हैं, ये कोनियो.h, और नेक्स्ट आप iostream.h भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में iostream.h रहेगा तभी हम कोनियो.h को लिखेंगे, ऐसा कोई चीज़ कोई ख़ास इशू नहीं है। लेकिन अपन जो फर्स्ट जो सेक्शन जो होता है हम लोग प्रोग्राम लिखने का, वो होता है हेडर फाइल का, क्योंकि सबसे पहले हेडर फाइल ही हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये हेडर फाइल हम लोग क्यों देते हैं इसके बारे में भी हम तुरंत बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद जब हेडर फाइल का जब पार्ट लिख लेंगे आप, तो उसके बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर मेन फंक्शंस का ब्लॉक देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आप लोगों को फंक्शन आप पढ़ेंगे C++ का जब फंक्शन जो यूनिट है हम लोग का पढ़ने के लिए, वहाँ जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी एक प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा जो पार्ट होता है प्रोग्राम का, उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सब पार्ट एक होता है, इसी सब पार्ट का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं लोग, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, फंक्शन। तो एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा फंक्शंस होता है। ये हो गया लोग का फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया, ये फंक्शन 3 हो गया, ये फंक्शन 4 हो गया, ठीक है। जितना भी आप फंक्शन बनाते हैं, हर फंक्शंस का उसका अलग अलग नाम होता है, उसका अलग अलग काम भी होता है, ठीक। फंक्शन जो है वो अलग अलग काम को परफॉर्म करके हम लोग को बताता है। तो मेनली आप ये समझेंगे कि एक प्रोग्राम के अंदर अगर यदि 10 भी फंक्शन अगर होता है, तो उसमें से भी हम लोग का एक मेन फंक्शंस का होना कंपलसरी है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर मेन फंक्शन रहता है। सपोज़ के लिए मेन फंक्शन आपने फंक्शन 1 के पहले लिखा, या फंक्शन 3 के बाद लिखा, या सबसे नीचे लिखा, तो सबसे पहले ऊपर C++ का जो कंपाइलर होता है वो सबसे पहले वो रीड करता है हम लोग को, मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। भले आप इसको नीचे ही क्यों ना लिखे हो, ये टॉप से नहीं पढ़ेगा। वैसे भी C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको लोग बॉटम टू टॉप बोलते हैं, मतलब मेन जो फंक्शन जो होता है वो नीचे होता है, बाकी बार और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो ऊपर में होते हैं, टॉप में होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग मेंशन करेंगे कि, और उसके बाद ये तो मेन फंक्शन हो गया, लेकिन मेन के जो पहले लिखते हैं वो लिखते हैं क्या लोग, वाइड। तो आप लोग जब डाटा टाइप पढ़ेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि C++ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है उसमें डाटा टाइप को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट को लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप। इसमें मेनली जो हम लोग का होता है वो सबसे पहले होता है इंट, उसके बाद होता है केर, उसके बाद होता है लोग का फ्लोट, है ना। इसके बाद हो गया लोग का डबल,
और एक वॉइड भी इसके अंदर में हम लोग का आता है। लेकिन इंट, कैर, फ्लोट, डबल का तो अपना अपना टाइप होता है वैल्यू का, लेकिन वॉइड किसी तरह के वैल्यू को रिटर्न नहीं, इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता कि ये नंबर अल्फ़ाबेट लेगा या स्ट्रिंग लेगा। ऐसा कोई जो क्राइटेरिया जो है इसके साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो थे उन्होंने किसी प्रकार का नहीं दिया है। इसलिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मेन के आगे क्या लिखते हैं, वॉइड। लेकिन एक्चुअली में ये जो वॉइड लिखते हैं हम लोग, ये है हम लोगों का फंक्शंस का रिटर्न डाटा टाइप होता है, जो फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर यदि आप यहाँ वॉइड लिखते हैं तो इस फंक्शंस के लास्ट में यहाँ जो गेटसेट जो लोग लगाए हैं, यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न 0 लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वॉइड लिखे हैं इसीलिए। अगर आप यहाँ वॉइड कभी कभी किसी प्रोग्राम में आप लोग देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ रहेगा इंट, क्या लिखा हुआ रहेगा, इंट। अगर इंट लिखते हैं तो आपको हर हाल में नीचे यहाँ पर जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा रिटर्न 0। नहीं तो सिस्टम जब उसको कंपाइल जब करेंगे सिस्टम पर, तो वो कंपाइलर जो होता है वो वार्निंग देगा हम लोगों को कि आप किसी न किसी वैल्यू को रिटर्न कर कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। वही अगर वॉइड रहता है तो लोग को लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ जानेंगे कि यहाँ वॉइड जो है एक तरह का डाटा टाइप है। अगर पूछे कि C++ में वॉइड क्या एक फंक्शन है या एक कीवर्ड है, कीवर्ड तो है ही है ना, कीवर्ड तो नहीं पूछेगा, फंक्शन पूछ देगा कि वॉइड क्या कीवर्ड है या ऑपरेटर है या वो कोई स्पेशल सिंबल है, इस प्रकार से कुछ रहेगा तो वहाँ पर आप क्या टिक लगाएंगे कि वो डाटा टाइप है। अगर यदि वहाँ पर डाटा टाइप अगर नहीं मिला और ऑप्शन में आपको अगर कीवर्ड मिला तो आप कीवर्ड पर टिक लगाएंगे, क्योंकि जितना भी डाटा टाइप होता है एक तरह से वो कीवर्ड भी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ध्यान क्या रखें, जब लोग कोडिंग करेंगे प्रोग्राम का उस समय आप लोगों को सबसे पहले ये लिखना कंपलसरी नहीं है, इसको नाम है क्लियर स्क्रीन। करता क्या है कि आप इसके पहले जो प्रोग्राम लिखे थे उस केस में आपके जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है यहाँ पर कुछ आउटपुट आया हुआ था। तो हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम को रन करावें तो फर्स्ट में स्क्रीन साफ़ हो जाए और हम शुरू से देखें। जिस प्रकार से आप लोग जब ATM जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो वहाँ पर आप लोग ध्यान देते होंगे कि जो आपसे पहले जाता है पैसा निकालने के लिए, ठीक है, उसका जैसे काम ख़त्म हुआ उसके बाद जब आप जाते हैं तो जो पहले जो गया था उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन पर नहीं रहता है। आपका सिर्फ देखता है कि इंटर योर पुश है ना योर ATM कार्ड, देन इंटर योर पासवर्ड, देन एक्सेस योर ट्रांजेक्शन, देन एक्सेस योर अकाउंट, इस प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो आपको शो करता है स्क्रीन पर। तो क्लियर स्क्रीन लगाने से बेनिफिट ये होता है हम लोगों को कि पहले का इससे प्रीवियस जो आउटपुट प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है ना उसको क्लियर कर देता है, साफ़ कर देता है, ताकि हम फ्रेश से शुरू से देख पाएँ कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। सो इसलिए ये लगाना कंपलसरी नहीं है, ये कभी कोई मेंशन नहीं करेंगे क्लियर स्क्रीन लगाना कंपलसरी। हालांकि यदि आप कोडिंग करते हो तो लगा के चलें तो क्या होगा कि आपको आउटपुट समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, सी आउट। तो याद रखेंगे सी आउट जो है एक प्रकार की ऑब्जेक्ट है, और आईओस्ट्रीम डॉट जो हम अभी बताए थे कि हम क्यों लिखते हैं, तो आईओस्ट्रीम डॉट एच नाम का जो हेडर फाइल हम लोग का होता है उसी के अंदर में सी आउट का काम दिया हुआ है। ये सी आउट करता क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि आयो जो स्ट्रीम हम लोग यहाँ लिखते हैं आयो स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम एक अलग चैप्टर ही है जो आगे आप लोग को बताएंगे। तो आई यहाँ का मतलब होता है इनपुट, आई फॉर इनपुट, और ओ फॉर होता है आउटपुट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। मतलब अगर किसी प्रोग्राम के अंदर इनपुट से रिलेटेड और आउटपुट से रिलेटेड अगर यदि आप किसी तरह का अगर यदि आप काम कर रहे हो तो आप लोगों को इसका आवश्यकता पड़े। दैट मीन्स जो यहाँ पर हम इनपुट लिखे हैं, इनपुट का मतलब होता है कि रीड ऑपरेशन, ठीक है, और आउटपुट का मतलब होता है राइट ऑपरेशन। अगर कंप्यूटर में आप रीड और राइट का अगर काम कर रहे हो तो आप लोगों को हर हाल में, ठीक है, ये आपको ऊपर में मेंशन करना पड़ेगा iostream.h हेडर फाइल, क्योंकि .h जो हम लोग होता है वो किसी फाइल का एक्सटेंशन बताता है। ये चीज़ हम लोग जो है कंप्यूटर का फंडामेंटल जो होता है 11th क्लास में होता है, DC में लोग पढ़ाई करते हैं ना,
कि जैसे हम लोग कोई फ़ोटो को सेव करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, मान लो कोई फ़ोटो है आपका, उसका नाम है राम डॉट जेपीजी। तो जेपीजी ये हमें बताता है कि जो राम नाम का जो फाइल है वो कोई एक हम लोग का एक्सटेंशन है जेपीजी। उसी तरह कोई अगर वीडियो फाइल है तो MP4 होता है, .MP4, PDF रहता है तो .PDF। तो उससे हम लोग वो चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो हमारा वो फाइल जो है हमारे कंप्यूटर में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को समझना है कि जो सी आउट जो लोग लिखे थे यहाँ पर, तो सी का मतलब होता है सी आउट। जो लोग पढ़ते हैं ना, इसको आप लोग ऐसे पढ़ेंगे कि सी आउट, है ना, इसको क्या बोलते हैं SEE। इसको प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो होता है सी आउटपुट, मतलब आउटपुट को देखना, क्या करना, आउटपुट को देखना। इसीलिए हम लोग इसको काउंट नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सी आउट, मतलब आउटपुट को देखना है। सी जो है उसको हम लोग सी मतलब क्या होता है, देखना होता है, इसलिए लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद सी आउट के साथ में आप हमेशा जो यूज़ करेंगे वो ये सिंबल का यूज़ करेंगे आप। ये सिंबल जो होता है इसको लोग दो नाम से इसको जानते हैं। एक तो इसको कहते हैं क्या लोग कि ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ये आउटपुट ऑपरेटर। और इसका एक और नाम हम लोग को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं लोग इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है हम लोग का आउटपुट को वो रखता है। इंसर्ट में क्या होता है, रखना, पुट करना। तो ये रखता है हमारे जो स्क्रीन होता है मॉनिटर का, उसके ऊपर में आउटपुट को ही क्या करता है, रखता है। इसीलिए ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि ये जो सिंबल जो है इसको लोग क्या कहते हैं। उसी तरह से ये जो सी आउट हो गया वो हो गया लोग का राइट काम करने के लिए, दिखाने के लिए। वही जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, जब इनपुट लेते हैं सीन, क्या लेते हैं, सीन। तो सीन का मतलब होता है कि इनपुट, यहाँ IN का मतलब क्या हुआ, इनपुट। यहाँ सी मतलब ये देखना नहीं होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कंप्यूटर इनपुट। इसलिए ये सब एग्जाम में आप लोगों को कभी नहीं पूछेगा कि C4 क्या होता है, सी आउट में सी मतलब क्या होता है। ये चीज़ बस समझने के लिए लोग बताते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ समझना जरूरी है। इन मन हुआ इनपुट, मतलब अगर यदि हम लोग को कोई वेरिएबल अगर आता है इस तरह से, मान लो कि x है ना, तो x में कोई वैल्यू दिए नहीं दिए, तो अगर यदि x का कोई वैल्यू इनपुट अगर हम लोग करना अगर रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे सीन। ठीक है, और सीन के साथ में लोग ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट ऑपरेटर। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे लोग सीन लिखेंगे और x लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि x में हम जो वैल्यू देंगे उसी को इनिशियलाइज करेगा वो किसी एक वैल्यू से, और फिर फर्दर वो किसी काम को करेगा। तो यहाँ पर पूछता है बराबर एग्जाम में, है ना, कि ये जो लिखे हैं हम लोग जो सिंबल दिए इसका नाम क्या है। तो इसका भी दो नाम है। पहला नाम तो हो गया कि ये इनपुट ऑपरेटर है, ये आपको याद रखेंगे। पहला क्या हो गया, इनपुट ऑपरेटर। ओके, ये या नहीं तो इसका दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, याद रखेंगे, एक्सट्रैक्शन मैंने एक्सट्रैक्ट करना आउटपुट को, जो हम लोग को वो इनपुट हम लोग लेते हैं कहाँ से, आपका कीबोर्ड से। जैसे हम लोग जब जाते हैं ATM में ना, तो सबसे पहले जब हम लोग ATM जब जाते हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर जो लगा हुआ है, जैसे आप ATM कार्ड पुश करते हैं, डालते हैं, इंसर्ट करते हैं अपना मशीन में, तो सबसे पहले वो बोलता है कि इंटर योर पासवर्ड या इंटर पिन। ये बोला हम लोग को मोबाइल जब खोलते हैं, जब लॉक हो जाता है मोबाइल, फिर उसको अनलॉक करते हैं तो बोलता है इंटर पासवर्ड। तो अगर तुम जो पासवर्ड देते हो 5789, ठीक है, तो ये पासवर्ड क्या करती है कि उस सीन के बदौलत वो इनपुट लेता है, अर्थात उसको फर्दर आगे का प्रोसेस में वो रखता है। ठीक है, इसलिए सिंपल प्रोग्राम में आज आप लोग यही सब चीज़ सीखिए कि आखिर सी आउट क्यों लिखते हैं, तो सीन क्यों लिखते हैं, है ना। तो ये समझ आ गया सबको कि सी आउट जो लोग लिखते हैं उसका काम होता है प्रिंट करना। अब सी आउट क्या क्या चीज़ को प्रिंट करता है, इस चीज़ को आप लोग और भी ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले सी आउट क्या करता है, किसी भी एक मैसेज को वो प्रिंट करता है स्क्रीन पर, मैसेज पहला। दूसरा जो होता है, दूसरा जो इसका काम है वो किसी वेरिएबल के वैल्यू को शो करना, ठीक है, कि वैल्यू को क्या करना, दिखाना। और तीसरा कि आफ्टर एवोल्यूशन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो उसका रिजल्ट जो होगा, उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा ना, उस रिजल्ट को भी क्या करता है, वो दिखाता है, ठीक है। तो अगर यदि हम सी आउट के हेल्प से, अगर सी आउट के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, मैसेज को प्रिंट करवाते हैं, तो उस केस में जो आप स्टेटमेंट उसको लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। जब कोई स्टेटमेंट हो, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन से बंद कर देते हैं विथ सी आउट के साथ में, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैसेज। कोई दिक्कत, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखाता है अगर कोटेशन में बंद रहता है तो। और वही अगर हमको अगर दिखाना रहेगा, किसी वेरिएबल का वैल्यू दिखाना है हमको सी आउट के हेल्प से, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पर इंट एज कल टू कर दिया, सपोज के लिए 5, तो ये 5 जो कहाँ स्टोर है हम लोग का, ये में। अगर ये का मान क्या है वो प्रिंट करना रहेगा, तो लोग डायरेक्टली से लिखेंगे सी आउट में ये, सी आउट में ये लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो मान लो कि ये तरह स्क्रीन है कंप्यूटर का, तो यहाँ पर क्या दिखा देगा, वो 5 दिखा देगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर बीच कर, यहाँ पर अगर 7 आता और हम बी भी प्रिंट करते, और यहाँ पर 5 के बगल में मान लो प्रिंट कर रहा है, मान लो 7 प्रिंट कर रहा है, तो हमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें क्या, अदर जो व्यक्ति आएगा उसको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये 5 जो है वो किसका वैल्यू है, ये का है कि बी का है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इसको प्रिंट करने से पहले अगर यदि इसको हम लोग मैसेज बना के दे दें तो क्या होगा, समझने में आसानी होगा। तो जो यदि मैसेज देंगे तो उस मैसेज को हमेशा डबल कोटेशन में बंद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देंगे एक ये लिखेंगे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात में हम लोग ध्यान रखेंगे, जब किसी प्रोग्राम को जब हम लोग रन करवाते हैं, तो सबसे पहले एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रन करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट शो करता है वो एक ही लाइन में शो करता है। जैसे ये हम लोग का कंसोल है, तो जो भी प्रिंट करेगा ये फर्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, फिर यहीं पर बगल में ही प्रिंट करेगा। इसलिए हमें आउटपुट को बार बार हम चाहते हैं कि नीचे आके प्रिंट करे, तो आप लोगों को स्लेशन, जो इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, वैसा कैरेक्टर जो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट हो रहा हो किसी बैकवर्ड स्लैश से, स्लैश एन हो गया, स्लैश ये हो गया, स्लैश टी हो गया, स्लैश 0 हो गया, ऑल दीज कैरेक्टर्स आर ऑलवेज बिगिनस फ्रॉम बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग इसको जब भी रन कराएंगे तो आपके स्क्रीन पर जो आउटपुट जो शो करेगा वो इस प्रकार से शो करेगा। देखिए, सबसे पहले ये हम लोग का मान लेते हैं कि ये स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन है। तो सब फर्स्ट लाइन आप यहाँ कोटेशन में क्या लिख दिया, सी वेलकम इन C++। तो सबसे पहले वो मैसेज के रूप में दिखाएगा वहाँ पर स्क्रीन पर कि वेलकम इन C++। उसके बाद आपने इसके लास्ट में स्लेशन नहीं दिया, आपने कहाँ दिया, यहाँ पर दिया। तो जो भी मैसेज प्रिंट करना है उसके पहले हम स्लेशन लगा दें, यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, तुम दोनों में से किसी एक जगह पर लगा सकते हो, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। तो इसका मतलब इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ रहेगा वो नीचे प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ शो करेगा अभी कि C++ इज ए 4th जनरेशन लैंग्वेज। उसके बाद स्लेशन है, तो भले हम इसको नीचे नहीं लिखे, उसी लाइन में लिखे, लेकिन यहाँ क्या क्या स्लेशन लगा दिए तो कुछ नहीं करेगा। फिर से यहाँ से कर्सर यहाँ जो है वो टर्मिनेट करेगा और वो नीचे आ जाएगा, यहाँ प्रिंट करेगा C++ इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, ये प्रिंट करेगा। उसके बाद स्लेशन देखो यहाँ नहीं दिए हैं। अब जो काम स्लेशन करता है वही काम इंडल भी करता है, इसलिए आप लोग ये भी याद रखेंगे, इंडल भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम लोग का इस हेडर फाइल जो है हम लोग का iostream.h उसमें रहता है,
ठीक है। तो इंडेल के बारे में अगर पूछे कि इंडेल क्या एक कीवर्ड है या एक कोई फंक्शन है, तो आप जवाब क्या देंगे कि इंडेल भी एक ऑब्जेक्ट है। इसका काम क्या होता है, किसी हमारे स्क्रीन पर आउटपुट को नीचे ला के शो करना, दिखाना। हाँ, लेकिन शर्त क्या है सो समझो। अगर तुम स्लेशन का इस्तेमाल करते हो तो स्लेशन का आता है कि हम जब भी यूज़ होंगे सी आउट के साथ में, तो ऑलवेज इसके पहले डबल कोटेशन, ठीक है, इसके पहले हम लोग का यहाँ डबल कोटेशन या आप सिंगल कोटेशन, दोनों में से कोई भी चीज़ को देना कंपलसरी है, तभी वो समझेगा। लेकिन इंडेल को हम कभी भी इसको डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में या इसका हम केस को चेंज कर सकते हैं, इस तरह से सपोर्ट वो कभी नहीं करेगा। ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जो काम स्लेशन का काम होता है वही काम किसका होता है, इंटेल का। दोनों काम सेम है, बस यूज़ करने का तरीका दोनों क्या क्या अलग है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, जो कि आगे जितना भी प्रोग्राम जो डेवलप होता है, प्रोग्राम जो बनता है ना, वो इसी के आधार पर हम लोग का डेवलप होता है और बनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ कि C++ इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये जो है इंटेल जब किया तब कर्सर तो आपका यहाँ से तोड़ेगा इस लाइन को, और तोड़ के हम यहाँ प्रिंट करेंगे नीचे कि C++ इज एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ आता है लोग गेट सेज क्यों लिखते हैं, किसी प्रोग्राम में लास्ट में गेट सेज क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन लिखना कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर ये 2 लाइन आप नहीं लिखते हो, क्लियर स्क्रीन में नहीं लिखते हो, मान लो हटा दिए और गेट सेज हटा दिए, हटा देते हो तो सिस्टम आपका एरर नहीं मारेगा। तो जब हटा दिए तो आपको ये कॉन्वेंट अटैच भी लिखने का आवश्यकता नहीं है। अगर इसका फंक्शंस को अगर हम यूज़ करेंगे इसका कॉन्वेंट अटैच का, तो जा करके हमको क्लियर स्क्रीन गेट सेज लिखना पड़ेगा, अदरवाइज लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो गेट सेज क्या करता है कि ये हमारे जो आउटपुट हम दिखाते हैं, देखो ये मान लो स्क्रीन है, जैसे हम इसको रन कराएं, हमको आउटपुट दिया है 5, तो 5 तो दिखाएगा, लेकिन इतना फास्ट में वहाँ से ऑटोमेटिक वो चला जाएगा कि हम उसको समझ देख नहीं पाएंगे। उस केस में क्या करते हैं, हम लगा देते हैं गेट सी एच। जैसे गेट सी एच लगाएंगे तो क्या होगा कि आपके आउटपुट को स्क्रीन पर यहाँ तब तक इसी तरह से दिखते रहेगा जब तक कोई यूजर कोई कीबोर्ड से प्रेस ना कर दे। जैसे कोई कीबोर्ड से कोई प्रेस कर दिया, कोई की 3, 5, 9 कीबोर्ड से कोई भी लेटर स्पेस सिंबल अगर दिखा दिया, तो फिर क्या करेगा, वो आउटपुट जो दिखा रहा था वहाँ से हटेगा और मेन जहाँ हम सोर्स कोड जहाँ टाइपिंग कर रहे थे वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। इसलिए गेट से लिखते हैं। गेट का मतलब क्या, प्राप्त करना, से मतलब कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लेना। अगर ये नहीं दोगे तो आउटपुट दिखाएगा, लेकिन हम लोग उसको देख एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आउटपुट को रोक के देखना है। तो पाउज, एक तरह से समझो कि पाउज करना अगर है तो गेट से लगा दो। और दूसरी बात में याद रखेंगे, कोई भी फंक्शन का जो डिफिनेशन करते हैं ना, वो हमेशा ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बीच करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉक पार्ट, मेन फंक्शंस का ब्लॉक पार्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आज जो काम जो सीखे और जाने वो है सी आउट और सीन के बारे में। सी आउट क्या करता है, पहले तो आप देख ही लिए कि सी आउट क्या किया, हम इसको प्रिंट किया। और अगर डायरेक्टली किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में पुट कर दिए तो वो भी दिखा देगा हम लोग का। अब है कि सी आउट से हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ लिखा डायरेक्टली ऐसे सी आउट है ना, यहाँ लिखे 5 - 3 × 10, ये मतलब का है, मान लो एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला जो काम जो हम लोग का होगा वो काम किसका होगा, मल्टीप्लाई का। तो 3 × 10 30 और 5 - 30 कितना हो गया, -25। तो ये -25 जो है वो क्या करेगा, हम लोग को प्रिंट करके वो बताएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप रखेंगे। तो ये सी आउट क्या किया कि किसी वैल्यू को इवैल्यूएट किया और तो उसका रिजल्ट को दिखा दिया। अब इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब आती है बारी हम लोग का कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस तरह से बराबर एग्जाम पूछता है कि सी प्लस प्लस में सी आउट ये क्या होता है, फंक्शन, ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट और कीवर्ड। ठीक है, तो पहला का जो आंसर क्या होगा हम लोग का, वो होगा बी, ऑब्जेक्ट होगा हम लोग का। ये ऑब्जेक्ट तुरंत बताए थे वो ऊपर में कि सी प्लस प्लस में जो सी आउट जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है, हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सी आउट और सीन दोनों एक ऑब्जेक्ट है। अगला कहता है कि सी प्लस प्रोग्राम इस क्वेश्चन इज ऑलवेज बिगिनस फ्रॉम, किसी एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा शुरुआत कहाँ से होता है, वॉइड फंक्शन से, इंट कीवर्ड से, गेट से और मेन फंक्शन से। तो याद रखेंगे कि वॉइड एक कोई फंक्शन का नाम नहीं है, ये कोई डाटा टाइप है, जो जैसा कि आप लोग को मेंशन किए अभी हम। दूसरा है इंट कीवर्ड, है ना, प्रोग्राम का स्टार्ट लोग इंट से स्टार्ट नहीं होता है, वो गेट से तो ख़त्म होता है। इसीलिए इसका जो परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, मेन फंक्शन होगा, कि प्रोग्राम का एक्सटेंशन जब भी स्टार्ट होगा कहाँ से होगा हम लोग का, मेन फंक्शन से। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विच इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसको कहते हैं, जिसके थ्रू से लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर। ये पूछा है 2022 जैक 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल स्टेटमेंट इनसाइड ए फंक्शन ब्लॉक आर इनक्लोज्ड बाय, एक फंक्शंस के अंदर जितना भी तरह का स्टेटमेंट होता है उसको लोग कौन सा सिंबल से क्या कहते हैं, इनक्लोज करते हैं। तो परफेक्ट जो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो कहता है वो कह रहा है क्वेश्चन कि विच लैंग्वेज प्रोसेसर यूज्ड टू मल्टीप्लाई द सोर्स फाइल इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, तो सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने के लिए, मतलब सी प्लस पर जो लिखते हो सोर्स कोड हो गया, और हमको लाना किस में, ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, बाइनरी हो गया, मशीन हो गया। तो सी प्लस तो लैंग्वेज प्रोसेसर यूज टू कंपाइल द सोर्स फाइल टू ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, तो इसमें आगे रहेंगे क्या हम लोग का, कंपाइलर। तो इस तरह से आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ताकि इसके बाद जो फिर जो कुछ इसका नेक्स्ट क्लास जो वीडियो जो डालेंगे वो आप लोग को समझ में बढ़िया आएगा। ठीक है, तो इतना कम से कम आप लोग ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।